जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 12th हिंदी अंतरा बुक के तीसरे चैप्टर यानी यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, ठीक है, दोनों ही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल, बहुत ही संक्षिप्त उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में ध्यान से अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी को आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के एक एक प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि दीप अकेला के प्रतीक अर्थ को स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता क्यों कहा है ना। कवि कहते हैं कि यह दीप अकेला, स्नेह भरा, गर्व भरा, मदमाता, तो आखिर कवि ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई यह दीप अकेला, कविता में ये दीप जो है गुणी और समर्थ व्यक्ति का प्रतीक है। एक गुणवान और समर्थ व्यक्ति के प्रतीक के रूप में ये दीप यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। कवि ने इसे स्नेह भरा कहा है क्योंकि भाई व्यक्ति के भीतर भी प्रेम और संवेदना रूपी तेल विद्यमान रहता है, ठीक है, इसीलिए कवि ने इसको स्नेह भरा कहा है। जैसे व्यक्ति के अंदर प्रेम भरा रहता है, संवेदनाएं भरी रहती हैं, उसी तरह दीपक के अंदर तेल भरा रहता है, ठीक है। तो व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना रूपी तेल विद्यमान होता है, इसलिए कवि ने इसे स्नेह भरा कहा है, ठीक है। गर्व भरा मतलब कि जैसे व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान होता है, गर्व होता है, उसी तरह दीपक के अंदर भी गर्व होता है। यानी गर्व भरा जो है यह दीपक के आत्मसम्मान और गौरवपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है, ठीक है। जबकि मदमाता होना उसकी अपनी मौलिकता और मस्ती में डूबे रहने का परिचायक है। इस प्रश्न का हम इतना उत्तर लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो वह पूर्णतः विकास नहीं कर पाएगा। अगर उसी व्यक्ति के सपोर्ट में 8-10 लोग हो जाएं, यानी अगर उसको किसी समूह में शामिल कर लिया जाए तो शायद वह व्यक्ति कुछ अच्छा कर सकता है ना। तो यानी व्यष्टि का समष्टि में होने से निश्चित है कि कुछ अच्छा ही होगा, है ना। तो व्यष्टि का समष्टि में विलय इसलिए जरूरी है। हमसे पूछा गया है कि भाई व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। तो लिखेंगे कि व्यष्टि का समष्टि में विलय इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई अकेले व्यक्ति की शक्ति जो है वो सीमित होती है, लिमिटेड होती है। समाज से जुड़ करके ही व्यक्ति के गुणों का सही लाभ सबको मिलता है। आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन से गुण हैं, ये व्यक्ति को, समाज को तभी पता चलेगा जब आप समाज से जुड़ेंगे, समाज को अपने गुण दिखाएंगे, तभी लोगों को पता चलेगा, ठीक है। और यह विलय यानी व्यष्टि का समष्टि में विलय तब संभव है जब व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ करके अपनी प्रतिभा को समाज की भलाई के लिए सौंप देता है, ठीक है। अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है कि भाई गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है। तो लिखेंगे दोस्तों कि भाई कविता में गीत की सार्थकता उसे गाए जाने और दूसरों तक पहुंचाए जाने से है। भाई अगर कोई गीत है और वो तभी सार्थक माना जाएगा जब उसको ज़्यादातर लोग गाएंगे और ज़्यादातर उसको शेयर करेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, तभी वो सार्थक माना जाएगा, ताकि उसकी संवेदना जो है वो समाज तक पहुँचे, ठीक है। इसी तरह मोती की सार्थकता क्या है, उसे समुद्र से बाहर निकाल करके धागे में पिरोने या फिर उपयोग में लाने से है। मोती अगर समुद्र में ही पड़ा रहेगा तो किसी काम का नहीं है, उसे धागे में पिरोएंगे या फिर माला बनाएंगे तभी वो काम की चीज़ होगी, है ना। यानी बिना उपयोग या फिर जुड़ाव के दोनों का ही क्या है दोस्तों, मूल्य अधूरा है। यानी गीत और मोती दोनों का मूल्य अधूरा है अगर इनका उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, ठीक है। इस पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिताएं बताइए। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई इस पंक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति जो है वो अद्वितीय होता है, ठीक है, अद्वितीय और विशेष गुणों वाला है। कोई भी व्यक्ति दोस्तों उसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं, सभी लोगों से अलग होते हैं, ठीक है। यानी व्यक्ति जो है वो अद्वितीय होता है और विशेष गुणों वाला होता है, ठीक है। लेकिन उसकी असली उपयोगिता विसर्जन, यानी यह अद्वितीय, यह मेरा, यानी ये दीपक जो है ये मेरे जैसा है, और यह मैं स्वयं विसर्जित, यानी मैं खुद को समाज के प्रति समर्पित करना चाहता हूँ, है ना। तो कुल मिला के कि भाई उसकी असली उपयोगिता विसर्जन में है। किस में विसर्जन, यानी समाज को खुद को सौंपने में है। विसर्जन से व्यक्ति का अहंकार मिटता है और उसकी व्यक्तिगत प्रतिभा जो है, पर्सनल टैलेंट जो है उसके अंदर, वो सामाजिक शक्ति बन जाती है, समाज को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और जब व्यक्ति खुद को समाज के लिए समर्पित करता है तो उसकी पहचान खत्म नहीं होती, बल्कि वह अधिक प्रभावशाली और अमर हो जाता है, ठीक है। इतना हम लोग लिखेंगे।
अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है कि यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। पंक्तियों के आधार पर बताइए कि मधु, गोरस और अंकुर की क्या विशेषताएं हैं। भैया जी हम आपको बता दें, अगर आप इस चैप्टर को बिना पढ़े आप क्वेश्चन आंसर करेंगे भैया तो समझ में ना आए तो हमारा दोष मत दीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर डिफिकल्ट है। आपको सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है तभी क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि भाई इन पंक्तियों के आधार पर बताना है कि मधु, गोरस और अंकुर की क्या विशेषता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि इन पंक्तियों के आधार पर मधु की विशेषता यह है कि लिखा गया है, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यानी युगों से संचित किया गया है। यानी ये मधु की विशेषता यह है कि वह समय के लंबे अंतराल में व्यक्ति द्वारा संचित किया गया गहरा अनुभव और ज्ञान की मिठास है। जबकि गोरस के बारे में लिखा गया है कि यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे कि भैया ये गोरस जो है ये जीवन रूपी काम धेनु का वह अमृत जैसा पवित्र दूध है जो व्यक्ति के भीतर के सात्विक गुणों यानी अच्छे गुणों और संस्कारों को दर्शाता है। वहीं पे अंकुर के बारे में लिखा है कि फोड़ धरा तकता रवि को निर्भय, है ना, ऐसे ही है कुछ ना। यानी वहीं अंकुर की विशेषता व्यक्ति का अदम्य साहस है। जैसे व्यक्ति क्या करता है, ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, सफलता को प्राप्त करता है, इसी तरह एक अंकुर यानी छोटा सा बीज जब उससे पौधा बनता है तो अभी धरती को चीरते हुए ऊपर आता है, ठीक है। यानी अंकुर की विशेषता व्यक्ति का अदम्य साहस है जो धरती की बाधाओं को चीर करके सूर्य की ओर निर्भय होकर देखने की शक्ति रखता है, अर्थात सफलता को प्राप्त करता है, ठीक है। छठवें क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। बोला गया है यह प्रकृत स्वयं भू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। तो लिखेंगे कि इन पंक्तियों का भाव यह है कि व्यक्ति यानी दीप जो है वह दिव्य गुणों से युक्त है। कोई भी व्यक्ति यानी दीप जो होता है वो दिव्य गुणों से युक्त होता है। वह प्रकृति यानी प्रकृति से जन्मा होता है, स्वयंभू मतलब प्रकृति से पैदा हुआ, ठीक है, और ब्रह्म का अंश होता है, ठीक है। आयुता माने आयुत कहकर कभी उसे सबसे अलग और स्वतंत्र बताते हैं, ठीक है। और इसको भी शक्ति को दे दो मतलब अंत में कभी कहते हैं कि भाई इतनी विशिष्टता और शक्ति होने के बावजूद व्यक्ति को शक्ति यानी समाज को अर्पित कर देना चाहिए ताकि उसकी व्यक्तिगत सत्ता जो है वो सामाजिक कल्याण का आधार बन सके, ठीक है। खा नंबर क्वेश्चन है कि यह सदा द्रवित चिर जाग रूक अनुरक्त नेत्र उल्लंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा। हमें इसका भाव सौंदर्य लिखना है। तो लिखेंगे कि इन पंक्तियों का भाव है कि भाई व्यक्ति दूसरों के प्रति हमेशा द्रवित होता है यानी दयालु होता है, ठीक है। और चिर जागरूक मतलब अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहता है, ठीक है। अनुरक्त नेत्र मतलब उसकी आंखों में सबके लिए प्रेम होता है। और उल्लंब बाहु मतलब उसकी भुजाएं जो है वो सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। यह चिर अखंड अपनापा का मतलब है कि उसका अपनापन जो है वो अटूट और निस्वार्थ होता है, ठीक है। कवि बताते हैं कि व्यक्ति के भीतर समाज के प्रति गहरा लगाव और करुणा का भाव जो है वो कूट कूट करके भरा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे गा नंबर में बोला गया है कि भैया भाव सौंदर्य स्पष्ट करो। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो, ठीक है। तो कभी कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो ज्ञान पाने के लिए उत्सुक यानी जिज्ञासु और विवेकशील होता है, ठीक है। प्रबुद्ध माने विवेकशील होता है, ठीक है। उसके भीतर अटूट आस्था और श्रद्धा होती है यानी वह हमेशा श्रद्धामय रहता है। इसको भक्ति को दे दो का मतलब है कि मुख्य संदेश यह है कि भाई व्यक्ति के इन बौद्धिक गुणों को समाज के प्रति भक्ति या पूर्ण समर्पण के भाव से जोड़ देना चाहिए ताकि उसकी व्यक्तिगत योग्यता जो है वो सामाजिक कल्याण के काम आ सके। अब सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया यह दीप अकेला जो है ये एक प्रयोगवादी कविता है, ठीक है। तो इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो भैया यह दीप अकेला कविता में लघु मानव को क्या किया गया है, गुणों से भरपूर बताया गया है। कवि के अनुसार व्यक्ति जो है वो भले ही छोटा हो या अकेला हो लेकिन वह अपने आप में अद्वितीय होता है, साहसी होता है और प्रतिभाशाली होता है। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व और गौरव होता है, ठीक है। उसके लिए आगे कवि कहते हैं कि भाई उसकी असली सार्थकता तब होती है जब वह अपने व्यक्तिगत अहंकार को त्याग करके समाज के साथ जुड़ जाता है, यानी व्यष्टि का समष्टि में जब मेल होता है तभी उसकी सार्थकता होती है। समाज में विलय होने पर ही एक साधारण व्यक्ति की शक्ति और महत्व का पूर्ण विस्तार होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैंने देखा एक बूंद चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके खत्म हो चुके हैं यह दीप अकेला के, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि भाई सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है। तो लिखेंगे कि कविता में सागर जो है ये समाज या समष्टि का प्रतीक है, जबकि बूंद जो है ये व्यक्ति या व्यष्टि का प्रतीक है, ठीक है।
कवि यह बताना चाहते हैं कि भाई विशाल संसार में मनुष्य का अस्तित्व जो है वो क्षण भर का है, लेकिन वह क्षण भी बहुत ज़्यादा मूल्यवान होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। ठीक है, तो लिखेंगे कि सागर से अलग होकर बूंद का सूरज की रोशनी में चमकना यह दिखाता है कि जीवन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे शान से जीना जरूरी है। ठीक है, वह चमक जो है बूंद को भीड़ यानी सागर से अलग करके एक नई पहचान देती है। कवि का संदेश है कि जीवन की लंबाई नहीं बल्कि उसकी चमक और सार्थकता मायने रखती है। ठीक है, जीवन में चमक होनी चाहिए। कायरों की तरह पूरी जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है। भले ही छोटी जिंदगी हो, लेकिन एक अच्छा काम करके जाएं कि लोग उसको याद करें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि सूने विराट के सन्मुख हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। तो पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। तो सूने विराट के सन्मुख यानी कवि कहते हैं कि इस विशाल और अनंत सागर यानी सूने विराट के सन्मुख माने सामने, हर आलोक छुआ अपनापन यानी मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत छोटा और नश्वर है। ठीक है, लेकिन जब उस पर ईश्वर या ज्ञान का प्रकाश जो है यानी आलोक जो है छूता है यानी पड़ता है, तो उसे अपनी सत्ता का बोध होता है यानी अपनेपन का बोध होता है। ठीक है, वह क्षणिक चमक उसे मृत्यु और मिट जाने के डर यानी नश्वरता के दाग से क्या कर देती है, मुक्त कर देती है। यानी है उन्मोचन नश्वरता के दाग से, यानी वह क्षणिक चमक जो है उसे मृत्यु और मिट जाने के डर यानी नश्वरता के डर से मुक्त कर देती है। चौथा क्वेश्चन है कि क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। तो लिखेंगे कि कविता का मूल भाव यह है कि ईश्वर या ज्ञान के प्रकाश से छुआ गया एक क्षण भी मनुष्य को अमरता का अनुभव करा सकता है। जीवन छोटा होना दुख की बात नहीं है, बल्कि उसे बिना किसी चमक या उद्देश्य के जीना ही व्यर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।